Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. पहला आर्टिकल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड है, तो हम इस टर्म की डेफिनेशन समझेंगे एंड क्या हमारा लॉ सिस्टम इसके बारे में कहता है वो जानेंगे एंड लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी वर्डिक्ट दी है इसके बारे में हम वो समझेंगे. देन लोकपाल को 5 साल कंप्लीट हुए, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट जीका वायरस. तो ये कुछ टॉपिक है जो आज हमारे डिस्कस करने हैं. हमें पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड मैटर में. तो व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन को डिपिक्ट करता है जहां पर पर्सन को फोर्स किया जाता है कि वो सुसाइड करे. मींस यहां पर आप पर्सन को इंस्टिगेट कर रहे हैं या उसे एड कर रहे हैं या कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि वो पर्सन सुसाइड कमिट करे. ये सभी चीजें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के अंडर काउंट होती हैं. अब इंडियन लीगल सिस्टम में पहले आईपीसी की सेक्शन 306 के अंडर ये कवर्ड था, जिसमें 10 साल तक की सजा और फाइन ये दोनों का प्रावधान आपका यहां पे रहता है. अभी जो प्रेजेंट हमारा भारतीय न्याय संहिता है, इसके सेक्शन 108 और सेक्शन 45 को अगर आप एक साथ रीड करते हैं तो दोनों ही डील करते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से. अब यहां सबसे पहली बात यह आती है कि भाई क्या चीजें हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक पर्सन ने प्रोवोक किया किसी पर्सन को सुसाइड के लिए. तो यहां पर इंस्टिगेट करना किसी को कि भाई तू आत्महत्या कर ले. दूसरी चीज, यहां पर आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो कि भाई कोई आत्महत्या करना चाहता है एंड आप उसे लाके चक्कू दे रहे हो या रैट किल दे रहे हो, तो वो यहां पे आ गया. या कोई इंटेंशनली किसी पर्सन को एड कर रहा है कि जानबूझ के किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा है, तो ये सभी चीजें आपकी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का पार्ट बनती है. अब वैसे तो लॉ में ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई यहां पर डायरेक्ट इंटेंशन और डायरेक्ट इंस्टिगेशन ही इसके लिए आप जिम्मेवार मानिए. वेयर एज सेक्शन 107 जो है आईपीसी का, वो ये कहता है कि भाई देखो दिस शुड बी लाइक, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसमें सेक्शन 107 और 306 को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ साफ की है कि भाई यहां पर डायरेक्ट कोरिलेशन होना चाहिए. मींस आपके पास थ्रेशोल्ड लिमिट से बियॉन्ड कुछ एविडेंसेस होने चाहिए जो ये चीज प्रूव करती हो कि पर्सन ने इंस्टिगेट किया है किसी पर्सन को सुसाइड के लिए. मतलब आप किसी के साथ झगड़ा हो गया और उसके तैश में आके कोई आत्महत्या कर ले, तो दैट इज नॉट कि आप यहां पे उसे सुसाइड की अबेटमेंट के केस में नहीं डाल सकते. तो ऐसे ही कुछ रिमार्क्स यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दिए. पहला, कॉशियस अगेंस्ट मैकेनिकल चार्जेस, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप प्ले सेफ सिंड्रोम के अंडर क्या कर रहे हो कि भाई ठीक है फैमिली कह रही है, तो फैमिली के कहने पे आपने किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज कर लिया. मोर ओवर यहां पर आपको कंटेक्स्ट, एक्शन और इंटेंशन, इन तीनों को रियलिस्टिक मेजर्स के अंदर तोलना होगा, जहां पर आपको यह इवेलुएट करना होगा कि प्रैक्टिकली क्या उसके सिर्फ कुछ गुस्से में उसने कहा है या वाकई में उस पर्सन का ये मोटिव था कि वो सामने वाला पर्सन सुसाइड कर ले. तो यहां पर कोई गुस्से में या इमोशन में किसी ने कुछ कहा बट उसकी इंटेंशन नहीं थी कि भी कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो वहां पे, तो उस केस में भी आप पर्सन के ऊपर ये कार्रवाई नहीं कर सकते. हायर थ्रेशोल्ड लिमिट में जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप ये मान के चलो कि तब ये माना जाएगा कि जब सामने वाले पर्सन के पास कोई ऑप्शन हो ही ना. अब जैसे एग्जांपल दिया जाता है यहां पर जिस केस के अंदर ये वर्डिक्ट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर एक पर्सन को एक बैंक ऑफिसर के द्वारा बार बार कॉल किया जा रहा था कि आप अपना जो ड्यू है उसे वापस से पे कर दीजिए. अब उस पर्सन ने, सामने वाले ने सुसाइड कर लिया. फैमिली ने यहां पर केस कर दिया उस मैनेजर के ऊपर कि भाई उसने बार बार, सुप्रीम कोर्ट कहती कि भाई बंदे के पास यहां पर चांस था, ऑप्शन था कि भाई वो अपना लोन क्लियर कर देता, उसको सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो यहां पर आप ये मान के चलें कि सिर्फ और सिर्फ कि भाई फैमिली ऐसा कह रही है इस बेसिस पे, या किसी ने गुस्से में ऐसा कह दिया, उसके इंटेंशन ना हो कि भाई सामने वाला सुसाइड कर ले, उस केस में आप पर्सन को यहां पर सुसाइड के अबेटमेंट केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको सजा नहीं दे सकते. लोअर कोर्ट में ये देखा जा रहा था, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये एक गाइडलाइंस इशू की है अभी. तो दैट इज द फर्स्ट आर्टिकल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब सेकेंड आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे लोकपाल की.
देखो, इंडिया में पहली बार लोकपाल को बनाया गया था 2019 में, और अभी रिसेंट टाइम में फिर से हमने अपॉइंट किया। बट ये एक्ट आया था 2013 में, दैट वाज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। अब 2013 के इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट ने लगा दिए 6 साल। बट अभी भी कहा जाए तो बहुत अच्छी फंक्शनिंग तो नहीं देखने को मिल रही है। तकरीबन 2500 के आसपास इनके पास केसेस आए थे, ऑलमोस्ट 2500, एंड उसमें से 24 केसेस में इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टिगेट किया, एंड उसमें से 6 केसेस में प्रोसिक्यूशन के सैंक्शंस यहां पर दिए गए। अब बात यहां पे ये आती है कि ज्यादातर केसेस को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि पर्सन ने सही टेक्निकल फॉर्मेट को यहां पर यूज नहीं किया था, तो जिसकी वजह से यहां पर जो एप्लीकेशंस आई थी वो खारिज हो गई। अब जितने भी यहां पर एप्लीकेशंस आई थी उसमें से 3% प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट थे या यूनियन मिनिस्टर के अगेंस्ट थे, 21% जो सेंट्रल ऑफिशियल्स थे जो ग्रुप ए या डी में आते हैं, आपके ए से डी में आते हैं, उनके अगेंस्ट थे, 35% केस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज के अगेंस्ट थे, एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के अगेंस्ट 41% केस थे। तो ये टोटल ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या केसेस किन किन के पक्ष, मतलब किन के ऊपर हुए थे रजिस्टर्ड, या रजिस्टर्ड भी नहीं, कंप्लेंट्स किसके ऊपर आई थी। अब कहते हैं कि भाई इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्यों हम यहां पे फेल कर रहे हैं। देखो, एक इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब गवर्नमेंट ने 2013 में ये एक्ट आया था और उसके बाद 2019 तक वेट की पहले अपॉइंटमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं डिले इन अपॉइंटमेंट एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो स्टाफ की प्रॉब्लम है। इनके पास खुद का परमानेंट कोई स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से टेम्पररी स्टाफ के ऊपर ये डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। एंड मोर ओवर काफी टाइम से डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इन दोनों की पोस्टें खाली हैं। तो ये पोस्टें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं, और ये खाली होने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके। इन एडिशन टू दिस, आपको कहीं ना कहीं इन एफिशिएंसी की भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि आप एक्सटर्नल बॉडीज लाइक सीवीसी या सीबीआई के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। मोर ओवर किसी ने करेक्ट फॉर्मेट नहीं दिया, बट किसी ने बहुत सीरियस कोई एलिगेशन लगाया, तो यू शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड इट। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या रहा है, सिर्फ इनकरेक्ट फॉर्मेट के होने की वजह से लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई इनसफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी आपको यहां पर देखने को मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो यहां पर लाइक कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आई, बट उसमें से कुछ ही कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसको लेके भी है। एंड मोर ओवर यहां पर रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, जैसे सेक्शन 60 जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस लॉ को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कुछ क्राइसिस इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट 90% जो केसेस थे इसमें सिर्फ इनकरेक्ट फॉर्मेट होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, तो जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 2300, जैसा कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट 2500 के आसपास केस आए थे। तो यहां पर पिछले 5 सालों में सिर्फ 6 ही प्रोसिक्यूशन हो पाई हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सीरियस प्रॉब्लम दर्शाते हैं इस पूरे इंस्टीट्यूशन में। अब थोड़ा स्टैटिक पार्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 50% मेंबर आपके जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे, जिसमें चेयरपर्सन या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या करंट या रिटायर्ड, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो सकते हैं। अब इसके अलावा 50% मेंबर्स अलग अलग सेगमेंट से आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी और वुमेन, इन सभी को यहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अब अपॉइंटमेंट के टाइम पे एक ब्रॉड सिलेक्शन कमेटी है। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनके द्वारा अपॉइंट किया गया कोई पर्सन, या एमिनेंट जूरिस्ट भी इसमें आ सकते हैं। रिमूवल का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हैं, बट उसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी, और रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा जो इन्हें अपॉइंट करते हैं। अब कोर ऑब्जेक्टिव क्या था इसको एस्टैब्लिश करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेट कर सके ताकि करप्शन के केसेस को, कंप्लेंट्स को, मोर ओवर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाना गवर्नेंस में, एंड ग्रांट करना सैंक्शंस इन केस कोई करप्शन से रिलेटेड
मैटर आता है किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो वो चीजें यहां पर इनके पर्पस में आती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन द सेकेंड आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे, जिसमें हम बात करेंगे जीका वायरस। अच्छा हाँ, वे फॉरवर्ड रह गया हमारा यहाँ पे। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यार वैकेंसी जो खाली है आप पहले उसको फिल करो, ताकि आप अपॉइंटमेंट जल्दी करेंगे तो इससे इनको वर्कफोर्स मिल पाएगी और वर्कफोर्स के थ्रू ये अपना जो काम है वो ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मोर ओवर ट्रेनिंग की यहां पर जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, परमानेंट स्टाफ दीजिए इन्हें, उन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग कीजिए कि कैसे कंप्लेंट्स को हैंडल करना है। साथ के साथ आप सिंप्लीफाई कीजिए कि भी जो कंप्लेंट का फॉर्मेट है वो बहुत ज्यादा ट्विक ना हो, ताकि लोग इजीली कंप्लेंट फाइल कर सके। जो भी लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट चाहिए ताकि आप इन्हें ऑटोनॉमी और ऑपरेशन स्कोप दे सके, वहां पर आपको फोकस करना होगा। एंड मोर ओवर टेक्नोलॉजी को आप इंटीग्रेट कीजिए ताकि कंप्लेंट्स को ट्रैक किया जा सके, उसका क्या रिजल्ट रहा सका वो हम पता लगा सके। तो जितनी भी एंटी करप्शन बॉडीज है जैसे सीवीसी या सीबीआई या और कोई भी आपकी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हो, तो एंटी करप्शन बॉडीज के साथ इसका कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन और ज्यादा एनहांस करने की यहां पे जरूरत है। अब बात करते हैं जीका वायरस की। डेवलपमेंट डिले इन चिल्ड्रन एक्सपोज टू जीका इन यूट्रो। अब यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले जीका वायरस की। जीका वायरस एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि एडी इजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है। एडी इजिप्टी फीमेल मॉस्किटो की काटने की वजह से ये यूजुअली आपको देखने को मिलता है। अब ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी, मतलब बॉडीली रिलेशन, मदर से फीटस को एंड इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये बीमारी हो सकती है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन का हो सकता है। अब इसमें अगर कोई छोटा बच्चा है तो उस छोटे बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, माइक्रोसेफेली जैसी एक डिजीज देखने को मिलती है। मतलब धड़ के अकॉर्डिंगली जो सर का साइज होगा वो रिलेटिवली छोटा रह जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे गुलिन ब्रेन सिंड्रोम जो है, ये सबसे कॉमन यहां पर एक बीमारी देखने को मिलती है जिसमें ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं देखने को मिलती है। अब हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट कंडक्ट हुई थी, एक स्टडी कंडक्ट हुई थी, जिसमें यह कहा गया कि भाई देखो, बच्चों के अंदर जिनमें भी जीका वायरस आता है तो उनमें कहीं ना कहीं जो ब्रेन डेवलपमेंट के जो फंक्शंस हैं वो कम डेवलप होते हैं और ऐसा रिस्क इनमें 3 टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल किसी भी पर्सन के। तो कहा जाता है कि भाई न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट की आउटकम जो है वो कंपैरेटिवली लो रहती है यहां पे। एंड ये जो बच्चे एक्सपोज हुए हैं उसमें 39% तक केसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि एडवर्स आउटकम रहते हैं, कि ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या डेवलपमेंट में असर पड़ता है, जैसे जो मोटर और कॉग्निटिव डिलेज देखने को मिलते हैं। मोटर इन द सेंस की जो जैसे हाथ वगैरह, पांव वगैरह की मूवमेंट है, उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या कोऑर्डिनेट वगैरह करने में, थोड़ा समझने में चीजों को, वो प्रॉब्लम रह सकती है। बोलने में, या आप ये कह सकते हो कि लैंग्वेज डिले देखने को मिलता है, कि भाई पर्सन को बोलने में या कुछ चीजों को समझने में डिले रहता है। वो चीजें यहां पर क्वाइट कॉमनली आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पर अगर आप समझें तो वैसे इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, बट इंडिया की भारत टेक ने किल्ड जीका वायरस वैक्सीन को बनाया था, जो एनिमल्स के ऊपर तो 100% एफिकेसी दिखा रही है, बट देखना यह होगा कि फ्यूचर में क्या ह्यूमंस के लिए यह बीमारी की दवाई तैयार हो पाती है कि नहीं। अब यहां पर यह कहा जाता है कि देखो, चैलेंजेस हमारे सामने क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी से ये कुछ सिम्टम नहीं दिखाता। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि भाई आप किसी भी बीमारी को देखिए, उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे मसल्स में पेन होना, ज्वाइंट में पेन होना, बंदे को पता लग जाता है मलेरिया डेंगू वगैरह में से कुछ हो गया है। या जैसे चलने में सांस चढ़ना या स्टेयरकेस ना चढ़ पाना, पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहां पर ज्यादातर केसेस में, 80% केसेस में ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं शो होते हैं। ये तो मच लेटर स्टेज में आपको पता लगता है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम यहां पर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट की देखने को मिल रही है। तो दैट्स व्हाई इसका ट्रीटमेंट करना पहले से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है।
तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।